वो चीज़ आपको मैंने क्या कहा था, वुहान वायरोलॉजी लैब से संबंधित एक घटना है। एक चीन का उपमंत्री जिंग वेई वो भागकर अमेरिका पहुंच गया। कारण ये है कि उसने इस इंस्टीट्यूट से संबंधित बहुत सारी जानकारियां शेयर कर दी। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि चीन कहीं न कहीं कोरोना वायरस को लेकर दोषी है और वो बहुत सारी चीज़ें छुपाना चाह रहा था, परंतु इस डोंग जिंग वेई ने बहुत सारी बातें अमेरिका के साथ शेयर की। इसलिए अपनी जान पे खतरा को देखते हुए वो भाग गया। तो ये एक आपके लिए ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कभी आपसे पूछ लेना कि भाई कि मेन चीज़ तो ये थी कि भाई कि ये जो कोरोना वायरस जो आया है वो वेट मार्केट से आया है। दो थ्योरी है, एक तो वेट मार्केट, दूसरा वुहान लैब से। तो चाइना इसे वेट मार्केट का बता रहा है, ठीक है ना। पर संशय अभी भी बरकरार है कि ये वुहान लैब से ही आया है, ठीक है ना। इसके अब आपके साथ ये सूचना है कि भाई कि अगर वुहान लैब में ऐसी कोई गुप्त सूचना नहीं थी तो डोंग जिंग वेई क्यों भागा, ठीक है ना। तो ये एक जो थ्योरी है, और WHO और USA ये दोनों चाहते हैं कि एक बार वापस USA है, G7 है, ठीक है ना, क्वाड है, ये सभी चाहते हैं कि एक बार फिर इसकी जांच हो। किसकी? वुहान लैब से निकला या नहीं निकला, एक बार फिर जांच हो। दूसरी बात है, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। एक्चुअली में एक न्यूज आपने देखी होगी, कोरोना काल में जब सेकंड वेव आई थी, उस सेकंड वेव के दौरान गंगा के किनारे, आपको पता तो है ना, गंगा के किनारे काफ़ी शव मिले थे, ठीक है ना। तो इस समय अब एक भयावहता का एक दृश्य जो उभर के सामने आया हमारे उस मैटर को लेकर, चूँकि हम ये जानते हैं कि गंगा घाटी के आसपास रहने वाले लोग गंगा के किनारे शव दफनाने की परंपरा निभाते हैं, ठीक है ना। तो इस पर एक याचिका दायर हुई थी, ठीक है ना, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी कि भाई ये परंपरा है, इसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि एक जल शक्ति मंत्रालय का नाम सुना आपने? जल शक्ति मंत्रालय, पहले इसका नाम जल संसाधन मंत्रालय था, ठीक है ना। और गजेंद्र सिंह शेखावत, क्या नाम? गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री है जिनके पास जल शक्ति मंत्रालय है, ठीक है ना। ये एक दो योजना भी चला रहा है जिसका आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कैच द रेन मुहिम, पता है इस चीज़ को? कैच द रेन,
इस चीज़ का पता होना चाहिए। कैच द रेन जो कार्यक्रम है केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। इसके लिए ये क्या कर रहा है, पुराने जितने भी जल स्रोत है, पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार भी कर रहा है, ठीक है ना। पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सीजन वापस बारिश का मौसम आ रहा है, तो कैच द रेन के पार्ट्स आप भी बनिएगा। आपको पता है मिल्खा सिंह जी जो थे उनकी डेथ हो गई है, ठीक है ना। जिसे उड़न सिख बोलते थे, उड़न सिख मिल्खा सिंह, उनकी डेथ हो गई है। थोड़े दिनों पहले मिल्खा सिंह की पत्नी की डेथ हुई थी, पर उनकी अब डेथ हो गई है। दोनों कोरोना से गए हैं, दोनों ही कोरोना से गए हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। एक और जब बात आती है कि सभी 12वीं वालों को पास कर दिया है, आपको पता है ना, तो 12वीं वालों को पास कर दिया है, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा अब जो सामने आएगा कि कॉलेजा में एडमिशन किस आधार पर होंगे, ठीक है ना। एडमिशन किस आधार पर होंगे। एक तो यह है कि भाई परसेंटेज वैल्यू इस बार हाई जाएगी, तो 10% सीटें कॉलेजों को बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है ना। फिर भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा तो होगी ही, केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मेहुल चौकसी के बारे में जानते हो ना, मेहुल चौकसी, ठीक है ना। मेहुल चौकसी अभी डोमिनिका में है। मेहुल चौकसी बैंक धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा है और इसका रेड कॉर्नर नोटिस इसके लिए जारी हो चुका है, ठीक है ना। पंजाब नेशनल बैंक के साथ इसने धोखाधड़ी की थी, मेहुल चौकसी। कौन सी बैंक? पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है ना। ज्वेलर्स है। एक और एक शब्द है SYL, SYL यानी कि सतलज यमुना लिंक, सतलज यमुना लिंक। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सतलज यमुना लिंक जो है, इसके बारे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर 2016 को SYL नहर निर्माण के मामले में हरियाणा के पक्ष में निर्णय दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हरियाणा के हिस्से का पानी देने के लिए नहर का शेष हिस्सा
केंद्र सरकार की देख रेख में दोनों राज्यों की सहमति से बनाया जाएगा। ठीक है ना। अब SYL विवाद के बारे में पूछें आपसे अगर, तो इसका विवाद का सीधा सा मतलब है पंजाब और हरियाणा। ठीक है ना। और हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 262 जो क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आपको एक बार फिर समझ में आ जाएगा। अंतर्राज्यिक नदियां या नदी दूना के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के लिए न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकती है। यानी कि संसद न्याय निर्णय कर सकती है। इस संविधान के किसी बात को होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। यानी कि संसद ये कर सकती है कि अगर कोई केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो उस पर कोई बात जब तक नहीं आए तब तक बात नहीं करेगी। ठीक है ना। बाकी अंतर्राष्ट्रीय नदी विवादों का न्याय निर्णय संसद कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2020 को विवाद सुलझाने के लिए केंद्र को आदेश दिया कि केंद्र मध्यस्थता करें। तो जल शक्ति मंत्रालय अर्थात गजेंद्र सिंह शेखावत इन दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं ताकि SYL विवाद सुलझ जाए। SYL विवाद सुलझ जाए। चलिए, मेहुल चौकसी को लेकर आएंगे हम लोग। इसके अलावा गजब डार्क वेब अर्थात डार्क नेट पर अवैधानिक गतिविधियां होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे डार्क वेब या डार्क नेट, ये ऐसा सर्वर जहां अवैधानिक गतिविधियां होती है। यहाँ लोग पहचान छिपाकर काम करते हैं सरकार के पास। अब क्या ये नाम क्यों आ रहा है अभी? क्योंकि आपको पता है हवाई यात्रा करने के लिए, देश से बाहर जाने के लिए RT-PCR रिपोर्ट चाहिए 72 घंटे पहले की। RT-PCR रिपोर्ट मतलब कि कोरोना की जांच की रिपोर्ट चाहिए नेगेटिव, तो ही आप कहीं आ जा सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा, या 2 टीकाकरण होने चाहिए। ठीक है। तो लोग फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं डार्क वेब से, RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी ला रहे हैं। ठीक है ना। टीकाकरण का फर्जी प्रमाण पत्र भी बना रहे हैं। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले या आप अपने निबंध में भी इस शब्द को यूज करो, डार्क वेब या डार्क नेट, तो ये एक अच्छे वर्ड हैं। अब ये कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना ई-संजीवनी कोर्स लॉन्च कर रहा है आज। ई-संजीवनी कोर्स, ठीक है ना।
ई संजीवनी कोर्स, ठीक है ना। कौन कर रहा है? एम्स पटना। ये क्या है? ये कोर्स मेडिकल छात्र, स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर सहित आमजन भी मुफ्त में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए, इसमें उपाय वगैरह वगैरह सब कुछ बताएंगे। तो ये संजीवनी कोर्स का मैटर भी बहुत बढ़िया है। हम सभी दूसरी लहर से बचे हैं, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है भाई। आप बैठे हो, सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब आप बचे हुए हैं, चालू करके मर नहीं गए। ये तो कंफर्म है ना, भी चालू करके मर नहीं गए, तो भी दूसरी लहर से बचे हैं। विश्वास करता हूँ कि आप तीसरी लहर में भी बाद भी आप वीडियो देखें। एक और है, मैंने आपको पहले कभी न्यूज़ बताई थी कि अंटार्कटिका का जो है, अंटार्कटिक से एक हिमखंड टूटा है। ये तो ध्यान है ना। ठीक है ना। उसके बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग हिमखंड यानी बर्फ़ का पहाड़ टूटा है, जिसका आकार बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। टूटने के बाद ये वेडेल सागर में तैर रहा है। तो एक सागर का नाम आया है वेडेल सागर। ये अपने मैप पे अंटार्कटिका के आसपास वेडेल सागर देखेंगे कि वेडेल सागर है का। अगर ऐसे ही आकार के आइसबर्ग लगातार टूटते रहे तो धरती पर तबाही आनी तय है। दरअसल वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने से पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न कोई पूछ ले कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो वास्तव में एग्जैक्ट परिभाषा बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो दो शब्द आप याद रखेंगे, एक तो ग्रीन हाउस गैस, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। ये दो शब्द याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, ये भी आप नाम याद रखेंगे। चलिए, इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमखंड के टूटने की घटनाएं हो रही हैं। हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा जितनी ज़रूरी है, पृथ्वी का स्वस्थ रहना भी उतना ही आवश्यक है। पृथ्वी पर इस समय करीब 2 लाख ग्लेशियर हैं। ये जब बर्फ़ पिघलती है या बर्फ़ का पहाड़ टूटकर अलग होता है तो उसे हिमखंड कहा जाता है। ये प्राचीन काल से पृथ्वी पर बर्फ़ का एक विशाल भंडार बने हुए हैं। ऐसे में ग्लेशियरों के पिघलने से ज़मीन पर रहने वाले दुनिया के उन लोगों पर असर पड़ता है जिनके लिए ग्लेशियर ही पानी का प्रमुख स्रोत है। जैसे गंगा में पानी का स्रोत क्या है? ग्लेशियर, ठीक है ना। जैसे हिमालय के ग्लेशियर आसपास की घाटियों में रहने वाले 25 करोड़ लोगों
को उन नदियां का पानी देते हैं जो आगे जाकर करीब 165 करोड़ लोगों के लिए भोजन, ऊर्जा और कमाई का जरिया बनती है। यानी कि हिमालय के ग्लेशियर लगभग 165 करोड़ लोगों की आय का स्रोत यानी कि जीवन देने वाला है। यदि पूरी दुनिया के ग्लेशियर पिघल गए तो पृथ्वी का तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और इतने अधिक तापमान में इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसका दूसरा परिणाम ये होगा कि दुनिया में शुद्ध पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। ग्लेशियर सारे पिघल गए, यानी सोच लीजिए गंगा सूख गई तो अपने उत्तरी भाग का क्या होगा, सोच भी नहीं सकते। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में एक रिसर्च के हवाले से चेतावनी दी गई है कि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में एशिया के ऊंचे पर्वतों के ग्लेशियर अपनी 1/3 बर्फ को खो सकते हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 1980 के बाद से समुद्र का जल स्तर औसतन 9 इंच बढ़ा है। 1980 के बाद औसतन 9 इंच बढ़ा है। इस वृद्धि का लगभग 1/4 हिस्सा ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण हुआ है। यानी कि ये जो जल स्तर बढ़ा है इसका 25% योगदान इस जल स्तर को बढ़ाने में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के पिघलने से हुआ है। शोध के अनुसार अंटार्कटिका में जितनी बर्फ़ मौजूद है, यदि वो पिघल जाए तो समुद्र का जल स्तर 200 फुट तक बढ़ सकता है और पिछले 10 वर्षों में दुनिया के समुद्र तल में 35% की बढ़ोतरी ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से हुई है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहने की संभावना है। दूसरे शब्दों में कहें तो तेज़ी से पिघलते ग्लेशियर पृथ्वी के बिगड़ते स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया इस विषय को सिर्फ सेमिनारों और गोष्ठियों तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसका विस्तार आम लोगों के बीच भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप में अवेयरनेस नहीं आई और ग्लेशियर यानी कि आप ग्लोबल वार्मिंग और इसी तरह से आप कार्बन उत्सर्जन करते रहे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिससे हम हमारे किए हुए पर ही पछताएंगे। लास्ट आर्टिकल आपको समझना होगा। बात क्या है? बात इतनी सी है, 2 चीज़ें आपको समझनी होगी। भारत, ईरान और ईरान में भारत ने बंदरगाह ले रखा है, नाम क्या है? छाबाहार। ठीक है ना। छाबाहार के थ्रू भारत मध्य एशिया में जाना चाहता है। ठीक है ना, ये चीज़ तो आपको पता है। ठीक है ना। और मध्य एशिया में जाने के लिए उसने अफ़गानिस्तान में काफ़ी सड़कों का भी निर्माण किया है, यानी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। अब एक और न्यूज़ थी इसके साथ ही कि 11 सितंबर को जो बाइडेन ने कहा कि 11 सितंबर तक अपनी सारी सेनाएं हटा लेंगे अफ़गानिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान से सारी सेनाएं हट जाएगी तो वहाँ तालिबान पुनः खड़ा होने की गुंजाइश बन जाती है। ठीक है ना। तब ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या भारत को तालिबान के साथ संपर्क बनाने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस स्थिति में चीन और पाकिस्तान, ठीक है ना, अपने हितों की पूर्ति करने के लिए, चीन और पाकिस्तान अपने हितों की पूर्ति करने के लिए वो तालिबान के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत को
तालिबान से संपर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको शायद अब मिल जाएंगे जो मैं एक आर्टिकल पढ़ता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से कीवर्ड आप लिखते रहना। भारत सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि वो अफ़गानिस्तान में शांति प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए वो शांति के लिए ज़रूरी सभी पक्षों से संपर्क में है। इसी क्रम में भारत सरकार ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि वो तालिबान गुट से प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हो उससे भी संपर्क में है। भारत ने अफ़गानिस्तान के सभी उन नरजातीय समुदायों, अफ़गानिस्तान में जो समुदाय रहते हैं वो उज़्बेक, ताजिक, हजारा के संपर्क में भी होने की बात की है, जो अफ़गान शांति प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है। कौन कौन से? उज़्बेक, ताजिक, हजारा। दरअसल जब से अमेरिका और नाटो सदस्यों द्वारा अफ़गानिस्तान से अपनी सेनाएं हटाने का मुद्दा गहराया, तभी से भारत के समक्ष भी किसी न किसी रूप में सुरक्षा की चिंता सामने आ खड़ी हुई है। जिस तरह से कोविड महामारी के समय भी तालिबान हिंसा सामने आई है और अफ़गानिस्तान में कई बम धमाका में निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, इससे भारत के सामने भी प्रश्न खड़ा हुआ है कि वो तालिबान को किस तरीके से मैनेज करें। यही कारण है कि पिछले वर्ष दोहा में तालिबान पर अनौपचारिक और इंट्रा अफ़गान वार्ता में भारत विदेश मंत्री ने वर्चुअल स्तर पर सहभागिता की है। दोहा में वास्तव में अमेरिका और कुछ अन्य शक्तियां ये सवाल खड़े करती रही हैं कि अफ़गान शांति वार्ता में भारत की भूमिका है ही क्या। इसका जवाब भी भारत समय समय पर देता रहा है कि हर समस्या का समाधान और उसमें योगदान सैन्य स्तर पर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली में भारत को स्टेक होल्डर भी नहीं मानते थे पहले तो, कि भाई अफ़गानिस्तान का भारत से क्या लेना देना। तालिबान अफ़गानिस्तान में एक बड़ी सच्चाई है, ठीक उसी प्रकार से जैसे पाकिस्तान में लश्कर तैयबा। कोई भी महाशक्ति या क्षेत्रीय शक्ति इसे नज़रअंदाज इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तालिबान जैसे गुट आतंकी संगठनों का नेटवर्क बनाकर दुनिया भर के देशों में हिंसा और आतंक के बल पर इस्लामिक किंगडम बनाने के प्रयासों को अपना समर्थन देकर वैश्विक शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं। अफ़गानिस्तान में चुनी हुई सरकार और उसके शासन में तालिबान द्वारा खलल न डालना भारत के लिहाज से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत अफ़गानिस्तान होते हुए मध्य एशिया से व्यापार करता है। ईरान अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर वैकल्पिक व्यापारिक मार्गों की तलाश में लगा हुआ है। उसे ओमान की खाड़ी में मजबूती लेनी है। इसलिए तालिबान द्वारा लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करते रहने पर भारत के इन उद्देश्यों पर किसी न किसी रूप से नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही। मध्य एशिया तक जो पहुंच है, भारत एक्चुअली में अफ़गानिस्तान और ईरान के सहयोग से मध्य एशिया में पहुंचना चाहता है। अगर तालिबान कोई न कोई अड़चनें पैदा करेंगे तो ये उद्देश्य तो भारत का पूरा नहीं होगा। भारत ने अब तक अफ़गानिस्तान में जितनी भी अवसंरचना को विकसित किया है, उन सब की सुरक्षा भी बड़े स्तर पर तालिबान की मंशा पर निर्भर करता है। भारत ने जो बड़ी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया है, उसकी सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, ये भी तालिबान पर निर्भर है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि तालिबान अफ़गान सरकार से प्रत्यक्ष बातचीत करे और उसे हिंसा का रास्ता त्यागने का वचन ले ताकि ये वार्ता शुरू हो जाए। दरअसल लंबे समय से अफ़गानिस्तान की निर्वाचित सरकार को अमेरिका और उसके सहयोगियों की कठपुतली मानता रहा है। अमेरिका के पश्चिमी उदारवादी पूंजीवादी एजेंडे को तालिबान अपनी इस्लामिक पहचान के लिए खतरा मानता रहा है और इसी क्रम में उसने अमेरिका की तरह सोचने वाले देशों के प्रति भी एक पूर्वाग्रह और शत्रुता के भाव को बनाए रखा है। चूँकि
अफ़गानिस्तान तालिबान का पाकिस्तानी आतंकी संगठन में मजबूत संबंध रहा है। जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया है, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तालिबान IS और उसके अफ़गानिस्तान स्थित खुरासान जैसे आतंकी गुट और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन के साथ मिलकर भारत के लिए मुश्किल न खड़ी कर दे। यही कारण है कि आज भारत इस बात पर पुनर्विचार करने की स्थिति में आ गया है कि क्या उसे तालिबान और उसके घटकों से प्रत्यक्ष संवाद करना चाहिए। चूँकि पिछले वर्ष जब से दोहा अनौपचारिक वार्ता में अमेरिका और भारत सहित बड़े देशों ने इंट्रा अफ़गान वार्ता पर सर्वाधिक जोर दिया, यानी इस बात पर जोर दिया कि तालिबान अफ़गान सरकार से बात करे, शासन सत्ता में सकारात्मक सहभागिता करे, तब से भारत ने ये सोचना भी शुरू कर दिया कि भविष्य में जब तालिबान और अफ़गान सरकार की साझेदारी वाला शासन तंत्र बन जाएगा, तब भी भारत को शांति और सुरक्षा और अन्य मसलों पर तालिबान के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। यानी कि तालिबान से बातचीत इसलिए भी ज़रूरी है कि जब अमेरिका सहित लोग, सारे अमेरिका सहित देश ये जोर लगा रहे हैं कि तालिबान और अफ़गानी सरकार में आपस में बातचीत हो और उनमें बातचीत हो जाए और तालिबान सत्ता का सहभागी बन जाए, सरकार का सहभागी बन जाए, तब तो फिर तालिबान के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए, तो क्या तालिबान सकारात्मक स्तर पर साझेदारी के नाम पर अफ़गान सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार होगा? ऐसा संभव बनाने के लिए तालिबान के उदारवादी घटकों, अलग अलग महत्वपूर्ण अफ़गान नरजातीय और अन्य संबंधित गुटों को विश्वास में लेने का प्रयास एक बेहतरीन रणनीति है, जिस पर अमेरिका और उसके सहयोगियों और भारत को विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक बड़े धड़े का विश्वास अफ़गान स्थिरता के नाम पर अर्जित कर लिया गया, तो तालिबान के भी कट्टर सोच में बहुत हद तक तब्दीली आ सकती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या तालिबान अफ़गान सरकार के साथ सहयोग करेगा? तो इसका निहितार्थ, इसके समाधान के लिए अफ़गानिस्तान में जो अलग अलग नरजातीय समूह हैं उनसे बात करें, उनसे उदारवादी तबकों को अंदर लाएं, तो तालिबान अपने आप खुद सुधरने का प्रयास करने लग जाएगा। वर्ष 2018 में तालिबान मुद्दे पर मास्को बैठक का आयोजन किया गया। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने इसमें कहा कि रूस और अन्य सभी प्रमुख देश अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता कायम करने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। ये 2018 की बात। गौरतलब है कि तालिबान रूस में प्रतिबंधित हैं। भारत के अलावा मास्को बैठक में अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और कुछ मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने इस बैठक में अनौपचारिक तरीके से भाग लिया था और तालिबान से कोई बातचीत नहीं की। अफ़गानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत अमर सिन्हा और पाकिस्तान में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त TCA राघवन द्वारा 9 नवंबर 2018 को गैर आधिकारिक स्तर पर तालिबान संघ मंच साझा करने पर भारत को सफाई भी देनी पड़ी। इसी क्रम में 7-8 जुलाई 2019 को कतर की राजधानी में अमेरिका तालिबान वार्ता को लेकर दोहा समझौता संपन्न हुआ। दोहा समझौता, जिसमें मास्को वार्ता के बिंदुओं पर सहमति जताई। तालिबान से वार्ता की व्यग्रता में महाशक्तियों की बीजिंग में 10-11 जुलाई 2019 अफ़गान शांति प्रक्रिया पर हुई बैठक में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के भविष्य को लेकर अपने सामरिक महत्व को दर्शाते हुए बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में इस बात पर जोर दिया कि वार्ता अफ़गान नेतृत्व और अफ़गान स्वामित्व वाली सुरक्षा प्रणाली के विकास को लेकर होनी चाहिए। बीजिंग में अफ़गान शांति प्रक्रिया को लेकर हुई बैठक में
अपेक्षा की गई कि अफगानिस्तान में शांति का एजेंडा व्यवस्थित और जिम्मेदारीपूर्ण होना चाहिए। इसमें भविष्य के लिए समावेशी राजनीतिक व्यवस्था का ऐसा व्यापक प्रबंध होना चाहिए। समावेशी राजनीति का मतलब सभी गुट उसमें सम्मिलित हो, जो सभी अफगानों को स्वीकार्य हो। इस बैठक में अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ने प्रासंगिक पक्षों से शांति के इस अवसर का लाभ उठाने और तत्काल तालिबान और अफगान सरकार और अन्य अफगानों के बीच अंतर अफगान बातचीत शुरू करने को कहा है। यानी कि अफगान आपस में बातचीत करे और खुद शांति प्रक्रिया में भाग ले और खुद तय करे कि भाई हमें शांति से कैसे रहना है। इस बैठक में भारत की भूमिका को महाशक्तियों ने खास तवज्जो भी नहीं दी थी। चीन ने माना कि उसे बीजिंग बैठक में अफगानिस्तान तालिबान के मुख्य शांति वार्ताकार मुल्ला अब्दुल्ला गनी बरादर को अपने देश में आमंत्रित किया। तालिबान की मुख्य मांग है कि अफगानिस्तान से विदेशी सुरक्षा बल बाहर चले जाए। तालिबान से उसकी इस मांग के बदले में यह सुनिश्चित करने को कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकवादियों के अड्डे के रूप में इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अब तालिबान कह रहा है कि विदेशी जो शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ जो अफगानिस्तान में जमी हुई वो बाहर चली जाए। तो वो शक्तियाँ ये अंडरटेकिंग लेना चाहती हैं कि अफगानिस्तान को आप आतंकवादी का अड्डा नहीं बनने देंगे। भारत अफगानिस्तान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय योग करता रहा है, जिसे इस बैठक और वार्ता से बाहर ही रखा गया। उसकी कोई राय नहीं ली गई। वहीं दूसरी ओर इस प्रक्रिया में पाकिस्तान को तवज्जो दी गई। और ये हम जानते हैं कि भारत ने बेचारे ने अफगानिस्तान के साथ क्या क्या किया, वो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। भारत ने अफगानिस्तान में विकास गतिविधियों पर हर संभव बढ़ावा देने की कोशिश की। पिछले करीब एक दशक में अफगानिस्तान में $4 अरब से अधिक का विकास निवेश किया है। अफगानिस्तान में संसद के पुनर्निर्माण ने भारत ने व्यापक वित्तीय सहयोग किया। इसके अलावा 1500 इंजीनियरों ने मिलकर भारत अफगान मैत्री बांध के तौर पर सलमा बांध का निर्माण किया। कौन सा बांध? सलमा बांध। ये ध्यान रखना। इसे क्या बोलते हैं? भारत अफगान मैत्री बांध। ठीक है ना। इसमें भारत ने वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराई। भारत ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जेरांज डेलाराम राजमार्ग, क्या नाम? जेरांज डेलाराम राजमार्ग निर्माण में भी सहयोग किया, जो ईरान के शबार बंदरगाह मिलाक मार्ग के जरिए जोड़ दिया जाएगा। तो अब इसको जेरांज डेलाराम राजमार्ग को मिलाक मार्ग द्वारा, ये भी ध्यान रखना, मिलाक मार्ग से छबहार बंदरगाह किससे जोड़ दिया जाएगा? छबहार बंदरगाह। तो भारत बाई रोड पहुंच गया ना। ईरान भारत के वित्तीय सहायता से छबार मिलाक सड़क को उन्नत कर रहा है। छबार मिलाक जेरांज दिलाराम राजमार्ग अफगान कृषि उत्पादों और अन्य निर्यातों के लिए भारतीय बाजार खोल देगा। जेरांज दिलाराम राजमार्ग गौरलैंड राजमार्ग से जुड़ जाता है और गौरलैंड राजमार्ग अफगानिस्तान के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। तो अब जेरांज दिलाराम के मार्ग के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे? गौरलैंड राजमार्ग।
ठीक है ना। और गौरलैंड राजमार्ग अफगान से सभी शहरों से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के एक अफगानिस्तान का जो पूरा सड़क नेटवर्क है वो छबार बंदरगाह के थ्रू हमसे जुड़ सकता है। समझ में आई बात? और शाबार से जुड़ने के लिए भी एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु की भूमिका निभाता है। यहाँ ये भी जानने योग्य है कि दिलाराम अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित शहर है, जिसे निमरूज प्रांत की राजधानी जेरान से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपये की लागत से सीमा सड़क संगठन को जिम्मेदारी सौंपकर जेरांज दिलाराम राजमार्ग को पूर्ण रूप से निर्मित करवाया। चूँकि अफगानिस्तान एक स्थलबद्ध रुद्ध देश है और उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पाकिस्तान के समुद्री बंदरगाह के जरिए होता है, स्थलरुद्ध देश है वो, इसलिए भारत ने ईरान से होते हुए एक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग से अफगानिस्तान को जोड़ने की रणनीति निर्मित की। भारत ने बामियान से बंदर अब्बास तक सड़क निर्माण समेत बामियान टू बंदर अब्बास, फिर काबुल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण, काबुल में क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया। और यूँ समझ लो कि एक्चुअली में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम तैयार करने में भारत ही रहा है। काबुल क्रिकेट स्टेडियम, इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती देने के लिए MiG-25 अटैक हेलीकॉप्टर दिए। क्या दिए? MiG-25 अटैक हेलीकॉप्टर। अफगान प्रतिरक्षा बलों को सुरक्षा मामले में भारत प्रशिक्षण भी दे रहा है। चाबहार और तापी जैसी परियोजना से दोनों देश जुड़े हुए हैं। चाबहार से जुड़े हुए हैं तापी, TAPI, तापी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया एक पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है ना। ये तमाम तथ्य दोनों देशों के बीच के पारस्परिक संबंधों को दर्शाते हैं। दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते?